सो बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका पार्ट 2 के अंदर ऑफ द चैप्टर डेवलपमेंट। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने डेवलपमेंट की बेसिक को समझा एंड हमने देखा कि इंडिविजुअल लेवल पर डेवलपमेंट का क्या मतलब है। फिर हमने ये देखा कि कंट्री एज ए होल के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है, जिसके अंदर हमने एक क्राइटेरिया को पकड़ा था, वो था इनकम। अब जब हम इनकम को डिस्कस कर रहे थे, हमने टोटल इनकम को समझा एंड हमने एवरेज इनकम अर्थात पर कैपिटा इनकम को समझा। अब पार्ट 2 के अंदर हम इनकम के साथ अदर क्राइटेरियाज को जोड़ने वाले हैं और हम किसकी बात कर रहे हैं? कंट्री लेवल पे बात कर रहे हैं, कंट्री एज अ होल की। तो कंट्री के लिए सिर्फ एक इनकम ही तो क्राइटेरिया नहीं हो सकता ना। आप खुद ही सोचो कि क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है। हेल्थ स्टेटस हो सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, etc. Many factors can be considered while determining what may be a development for a country. So when we look at the individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have the other goals such as security, respect, equal treatment, freedom, etc. जो हमने earlier पढ़ा था previously कहानी अब तक। So in mind, similarly, when we think of a nation or a region, we may, beside average income, think of the other equally important attributes. What could these attributes be? Let us take an example through the table 1.3. अब टेबल 1.3 में आपको सीधा पर कैपिटा इनकम दे रखी है। क्या दे रखी है? पर कैपिटा इनकम। अब हम एग्जाम्पल लेंगे हरियाणा का, केरला का एंड बिहार का। सो हरियाणा में पर कैपिटा इनकम कितनी है? 2018 एंड 19 में कितनी थी? ये आपको पर कैपिटा इनकम दे रखी है। सो अगर आप एक्सक्लूसिवली पर कैपिटा इनकम में जाएंगे तो बिहार काफी लैग बिहाइंड कर रहा है। सो गिव द पर कैपिटा इनकम गिवन इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ Haryana, Kerala and Bihar. Actually, these figures are of per capita income net state domestic product at current price for 2018 and 19. अब current prices and constant prices ये आप GDP के अंदर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जो आप GDP निकालना सीखेंगे एक्चुअली। So let us ignore the complications. Let us ignore the complicated terms. Roughly we take that per capita income of state is higher. आप मुझे बताएं कि किसकी ज़्यादा है? हरियाणा की। We find that 3 of the states, Haryana has the highest per capita income. And Bihar is at the bottom. This means that on an average the person in Haryana earned 2,36,000 in 1 year, whereas on an average a person of Bihar earned only 40,982. So if there is a per capita income were to be used as a measure of development, Haryana will be considered as the most developed. तो अगर इनकम को क्राइटेरिया मान ले तो कौन जीत गया? हरियाणा। हरियाणा को क्या मिलता है? विनर विनर चिकन डिनर। So Bihar, the least developed state of the 3. Now let us look at the 3 of the data. अब भैया तुमने हरियाणा को जिता तो दिया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अब मुझे बताओ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब है? सर IMR। वेरी गुड, IMR तो बोलते हैं। IMR तो बोलते हैं, बट इन्फेंट मोर्टेलिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कितने प्रतिशत भारतीय बच्चे 1 साल से की एज बिना अटेंड करे ही क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। बिफोर अटेनिंग एज 1 डाइज। So infant mortality rate IMR indicates that the number of children that dies before the age of 1 year as a proportion of 1,000 live child born in the particular year. So इसमें अगर देखिए तो फिर बिहार जीत रहा है। कौन जीत रहा है? बिहार। बट इस वाले के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर
कितने इन्फेंट्स मर रहे हैं, कितने इन्फेंट्स मर रहे हैं, तो केरला के अंदर ये सबसे कम है और सबसे कम होना अच्छी बात है। तो केरला इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में जीत रहा है बिकॉज कम बच्चे मर रहे हैं बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 1। बट अगर हम बात करें लिटरेसी लेवल की, देन अगेन केरला जीत रहा है। पर कैपिटा इनकम में नहीं जीता तो क्या हुआ, बाकी सारे एट्रीब्यूट्स में तो जीत रहा है। अगर हम बात करें नेट अटेंडेंस रेशियो, तो भी केरला जीत रहा है बिकॉज लिटरेसी लेवल में तो जीत ही रहा है, अटेंडेंस रेशियो में भी जीत रहा है। तो सर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट तो समझ आ गया। लिटरेसी रेट क्या होता है, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड अबोव एज ग्रुप। अटेंडेंस, अटेंडेंस जो आपकी स्कूल्स में लगती है कि आप एक्चुअल में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। सो द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ एज ग्रुप 14 to 15 attaining schools as a percentage of total number of children in the same age group. So what do this table shows? The first column shows that Kerala out of, अब हम कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन, जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया। अब हम कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेट करते हैं। तो अगर साफ देखा जाए तो हरियाणा किस में जीत रहा है, हरियाणा सर जीत रहा है पर कैपिटा इनकम में, और केरला जीत रहा है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम है इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। तो अदर क्राइटेरियाज हमने क्या क्या लिए सर, हमने अदर क्राइटेरियाज के अंदर लिया इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट, एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। इसके अलावा भी कई सारी चीजें जिसके बेसिस पे आप बता सकते हो एक स्टेट या एक कंट्री प्रॉस्परस डेवलप्ड है या नहीं है। सो अब करते हैं इंटरप्रिटेशन। इन केरला out of 1000 children's born 7 dies before completing the age of 1। हरियाणा में है 30 एंड केरला में है which is nearly 3 times more than the केरला। केरला में है 7 एंड हरियाणा में है 30। ऑन द अदर हैंड हरियाणा हैज मोर देन द केरला एज शोन इन 1.3 पर कैपिटा में तो जीत दिया था। नाउ लेट्स think of the parents whose children die before the age of even celebrating their first birthday। अब आपसे ये इमोशनल बातें करने की कोशिश कर रहा है। So next note the year to which this data pertain in 2018। So let's not talk of the old time. It's about 70 years after independence when our metro cities were full of high-rise building and shopping malls. The problem does not end with the infant mortality rate. सिर्फ infant mortality rate ही एक problem नहीं है। The last column shows that in Bihar, half of the children aged 14 से 15 in Bihar are not attending the school beyond the class 8। आपने ऊपर एक चीज़ देखी थी, वो क्या थी, वो थी नेट अटेंडेंस रेशियो कि कितने बच्चे एक्चुअली स्कूल जा रहे हैं ऑफ द एज ग्रुप 14 से 15, जहां पर अगेन बिहार लैग कर रहा है। तो मतलब बिहार इज लैकिंग इन नॉट ओनली इन एजुकेशन बट ऑल्सो इन द हेल्थ स्टेटस। So public facilities, how is it that the average person in Haryana has more income than an average person in Kerala but lags behind these crucial areas? The reason is the money in your pocket cannot buy all the goods and services that you need to live. So money can't buy you happiness. Money can't buy you happiness.
पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जाती, ऐसा वो लोग कहते हैं जो पैसा नहीं कमा पाते। जो पैसा नहीं कमा पाते वो अदर चीज़ों में खुश रखना जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारी सबसे अमीर स्टेट की, तो हरियाणा है। हरियाणा जीत रहा है, हरियाणा वोन। बट मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, बिकॉज आप ना तो लिटरेसी लेवल में compete कर पा रहे हैं, ना आप हेल्थ स्टेटस के अंदर इम्प्रूव कर पा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेता हूं। हो सकता है कि किसी सरपंच के पास में खूब सारा पैसा है, अनाप शनाप पैसा है, रिच सरपंच है। बट अगर अगर वो रिच सरपंच है, हो सकता है उसकी लोकेलिटी के अंदर कोई भी स्कूल नहीं है, तो अब इस सरपंच को अपने बच्चे को दूर किसी टाउन में भेजना पड़ेगा। तो पैसा है, ही हैज मनी, बट ही कैन नॉट बाय द सर्विसेज। लैक ऑफ सर्विसेज के कारण उसको दूर गगन में कहीं अपने बच्चे को भेजना पड़ रहा है। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीट एडिकेट इंडिकेटर ऑफ मटीरियल गुड्स एंड सर्विसेज that citizens are able to use. For example, normally your money cannot buy you a population free environment or ensure that you get unadulterated medicines. So जेब में पैसा है, you have money, still आप बीमार पड़ सकते हो, कोई कुछ कह नहीं सकता। आप adulterated खाना खाओगे, आप बीमार पड़ गए, तो it can happen। तो सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। एंड मनी कैन नॉट गिव्स यू अ गारंटी इन द वर्ल्ड अनलेस यू कैन अफोर्ड द शिफ्ट टू कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज ऑल दीज थिंग्स। मनी मे ऑल्सो नॉट एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिसीजेस। So actually for many of the important things in the life, the best way also is the cheapest way is to provide these goods and services collectively. क्यों ना हम इन goods को collectively देना start करें? Just think it will be cheaper to have collective security for a whole locality or for each houses than for its own security staff. What if no one other than you in the village is interested in studying? Would you be able to study? जो मैंने example लिया सरपंच का, अगर कोई स्कूल ही नहीं है और आप पढ़ाई में अच्छे हो या आपके पास पैसा है, तो भी आप उसको अवेल नहीं कर पाओगे। ये पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में दे रखा है आपको। अब बता रहे हैं केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बिकॉज ऑफ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। सिमिलरली सम सिस्टम हैव द पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस पे हम घनघोर तरीके से वार्तालाप कर चुके हैं क्लास 9th के अंदर। ये एक्टिविटी दी है। जिंदगी में अगर फ्री लग रहे हो, कोई काम धंधा नहीं बचा है जिंदगी में, बिल्कुल वेले हो, तो बैठ के इस एक्टिविटी को सॉल्व कर लेना। अब बात करते हैं एक्टिविटी 3 की। अब ये इंपॉर्टेंट है, BMI। BMI इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब ये टाइम पास आप कर सकते हो घर पे बैठ के, क्योंकि आजकल BMI कैलकुलेटर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। सो वन वे टू फाइंड आउट इफ वी प्रॉपरली नरिश्ड इज टू कैलकुलेट व्हाट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल इज बॉडी मास इंडेक्स। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। सो योर हाइट एंड वेट में क्या सिमिलैरिटीज हैं, मतलब आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका क्या वेट होना चाहिए, कौन बता रहा है? बॉडी मास इंडेक्स बता रहा है। सो लेट अस ईच स्टूडेंट in the class find out what is his or her weight and height. Let's take the weight of each student in kilogram, then take its height drawn on the scale on the wall, accurately measured. Convert the height according to the centimeters, divide the weight in kg by the square of your height, and the number you get is the BMI.
सो BMI कैसे निकलता है, आपने अपना क्या ले लिया, वेट ले लिया, वेट किस में ले लिया आप लोगों ने, केजी के अंदर, और अपनी हाइट के स्क्वायर से उसको डिवाइड कर दिया, और हाइट किस में है, मीटर के अंदर। सो अ स्टूडेंट BMI कुड बी विद इन द नॉर्मल रेंज और लेस देन अ अंडर वेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ गर्ल student is 14 years old and 14 years and 8 months, the BMI is 15.2, then she is undernourished. Similarly, if the BMI of a boy age 15 and is 28, then he is overweight. तो एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप बताओगे कि आप क्या हैं, अंडरवेट हैं या फिर ओवरवेट। सो बॉडी मास इंडेक्स याद रखना, वेट किस में, केजी में, हाइट किस में, मीटर में। अब इस पे अगेन आपकी केस स्टडी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। वंस इट इज रियलाइज दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज इंपॉर्टेंट, येट इट इज इनएडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, वी बिगिन टू थिंक ऑफ द अदर क्राइटेरिया। देयर कुड बी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया, बट देन इट वुड बी नॉट यूजफुल। What we need is the small and most important। तो हम एक रिपोर्ट बनाएंगे, we will make a report, हम रिपोर्ट खेलेंगे। So what we need is a small number and the most important thing, health and educational indicators, जैसे हमने बात की थी केरला एंड हरियाणा एग्जाम्पल के अंदर। Over the past decade or so, health and education indicator have came to widely used along with the income as a measure of development. For instance, Human Development Report published by the UNDP compares the country based on the education level of a people with their health status and per capita income. So इस चैप्टर में डेवलपमेंट का क्या मतलब है, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्रक्स। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, क्रक्स मतलब मेन पॉइंट नंबर 1। कहाँ लिखूं, तो अब बात करते हैं क्रक्स की, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1। आपका क्रक्स क्या बोल रहा है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेवलपमेंट मींस बेस्ड ऑन द इनकम, बेस्ड ऑन इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ। सो एक हमने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई विच इज पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड वी कंपेयर्स कंट्री बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट द सर्टेन रेलेवेंट डेटा रिगार्डिंग द इंडिया एंड इट्स नेबरिंग। सो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दे रखी है। ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब हम किस पे बात कर रहे हैं, इनकम लेवल पे। हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे। नंबर 1 इज इनकम, नंबर 2 लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना साल जी जाएगा, मतलब हो गया हेल्थ स्टेटस, एंड स्कूलिंग मतलब हो गया एजुकेशन स्टेटस। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाएंगे जिसको हम प्यार से बोलते हैं HDI। इसको हम क्या बोलते हैं प्यार से, HDI। इंडेक्सेशन का मतलब होता है बालक रैंकिंग। सो श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब GDP दे रखी है आपको, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब आपको हेल्थ स्टेटस बता रखा है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब आपको एजुकेशन बता रखा है, एंड इन तीनों के चीज़ों के बेसिस पर ही हम HDI रैंकिंग बनाएंगे। तो इंडिया की रैंक है इस समय 130। श्रीलंका इज इन बेटर सिचुएशन दैन इंडिया। हालांकि करंट सिनेरियो की मैं श्रीलंका के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये 2019 के बारे में, क्योंकि करंट श्रीलंका में क्या हो रहा है आप लोग बेटरली जानते हैं। सो HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स
एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कितने साल जी जाएगा, एंड पर कैपिटा इनकम इज डिनोटेड इन डॉलर्स। अमेरिका के दलाल हमारी सारी चीज़ें किसमें, डॉलर्स के अंदर। इट ऑल्सो डन इन द वे सो दैट एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी कंट्री। अब ये शाना गेम तो यूएसए ने खेल रखा है, बट क्या करें, इंडिया ऑल्सो नीड सपोर्ट्स ऑफ अदर कंट्री। तो गुड बुक्स में रहने के लिए हम लोगों ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेशन आप जो बना रहे हैं वो किस पे बेस्ड है, डॉलर्स पे बेस्ड है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके क्योंकि आपने ऊपर ही पढ़ा था 49,300 से ज़्यादा है तो रिच हो गई, एंड सर्टेन अमाउंट से डाउन जा रहा है तो पुअर हो गई, इंडिया के अंदर $6,500 है तो डेवलपिंग कंट्री हो गई, एंड एटसेट्रा। सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किन 3 चीज़ों पे बेस्ड है, नंबर 1 इनकम पे, नंबर 2 हेल्थ स्टेटस पे, एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज पर। So isn't it surprising that small country in our neighborhood श्रीलंका is much ahead of India? ये 2019 की बात है, करंट सिनेरियो चेंज हो गया है, बट आप अपनी लेटेस्ट NCERT बुक्स को ही रेफर करेंगे फॉर डेटाज चेंज हो सकते हैं एनी टाइम। सो many improvements have been suggested in calculating HDI, and many new components have to be added to the human development reports. By prefacing human to development, it has made it clear that what is important is the development and what is happening to the citizens. अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की, एंड दिस इज आवर लास्ट कंसेप्ट। So suppose for present there is a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further, or at least to maintain for future generations. So what do you mean by sustainability? सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है, करंट नीड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पर फ्यूचर नीड्स के लिए बकायदा छोड़कर जाना। So suppose for at present the particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further and at least maintain for future generation. This is obviously desirable. जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं ग्राउंड वाटर का। रिसेंटली एविडेंसेस सजेस्टेड दैट ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस threats of overuse in many parts of country. About 300 districts have reported that water level declines over 4 meter during past 20 years. Nearly 1/3 of the country is overusing the groundwater reserve. In another 25 years, 60% of groundwater would be doing the same if the present way of using it. हम एक्सटेंसिवली हम अपने ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं। अब ये आंटी देखो फिर पानी निकालने आ गई हैं, क्या निकालने आ गई है, पानी। अब देखो कितना अंदर अपना लोटा डाल रखा है इन्होंने, इसमें आपको लोटा दिख रहा है बाल्टी, तो इसको ये उठा रही है। अब इतना पानी गायब है तो भी इनको पानी यहीं से लेना है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब बहुत ईजी है, फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़कर जाना है और करंट नीड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सो ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इस पे मैं डिस्प्यूट ज्योग्राफी में क्रिएट करता हूँ वाटर चैप्टर के अंदर। So these resources are replenished by nature as in the case of crop and plants. However, even these resources may be overused. For example, in case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing it. अब यही चीज़ मैं आपकी ज्योग्राफी में कवर करूँगा, वहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे। So non-renewable resources are those which will get exhausted after the use. If we have fixed stock on earth, we cannot be replenished. We do discover new resources, but that we did not know earlier. New resources in this way add to the stock. However, with the time it get exhausted. अब यहाँ पे आपको अगेन एक
केस स्टडी दी है, इसको आप रीड करेंगे। क्या करेंगे? रीड करेंगे। सो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट एंड हम एक एनिमेटेड वीडियो से क्विक रिकैप मारेंगे। मैं अपने माइक को रिमूव कर रहा हूँ। Meet Ravi. He's a marketing executive in a company. Ravi has applied for a job in an overseas company. Why did he do so? Development is not just about setting a goal for our betterment. This is because Ravi wants growth and development in his career and a better income, but also about how to achieve that goal. What's true for Ravi is true for most people. Farmers, laborers, professionals, businessmen, all want more income in life. Ravi got the job he wanted at a much higher income. However, Ravi is now thinking of some other goals that matter besides a higher income. Let's see what he's thinking about. Ravi is now thinking what kind of facilities will be there for his family. Will he be happy without his close friends and colleagues? Will he get equal treatment and security at the new place? Will he get respect and freedom in the new work environment? Will he get opportunities to improve his skills through learning and training? While income is important, there are other developmental goals that are also important to people. Thus, people have a mix of goals for development. Amongst these developmental goals, income is measurable in terms of money. The other goals are not measurable. The non-measurable developmental goals in life are equally and sometimes even more important than the measurable developmental goals like income. Non-measurable developmental goals like respect, security, and equality are more important than income when it comes to working women and encouraging more women to work outside their homes. Development is not just about setting a goal for our betterment, but also about how to achieve that goal. Now let us see what kind of developmental goals people have. Let us take some examples. For example, a casual laborer may think having more job security is development. A child laborer may wish for education and better nourishment. An urban office employee may think better pay, promotion, and more luxury in life is development. An industrialist may wish for cheaper power, lower taxes, and more profit. A girl child may want equal opportunities of education and career development as her brother for development. Thus, we see that different people have different developmental goals depending on their social, educational, and financial status. Do all the people have the same perception of development? Let us understand through some examples. When the government raises the procurement prices of food grains, a farmer would consider it as development as it raises his income. However, a consumer may not agree
as this would raise the prices of food grains in the markets. Similarly, when it comes to clearing forests to expand cities, some people may call it development, as we need more land to build homes and industries. However, environmentalists and tribals whose livelihood depends on forests may not agree. Thus, we see that what is development for some may not be development for others. Before we talk about comparing national development, let us see how people compare things. Let us take the simple example of comparing different means of transport to find the best way to travel from Delhi to Mumbai. As you can see, different people have different opinions when it comes to comparing things. How do we arrive at a consensus? Let us try and revise our question. Let us see what people think when we ask them about the most economical way to travel from Delhi to Mumbai. Given the criteria of economy, people seem to agree that a train is the most economical way to travel from Delhi to Mumbai. Let us change this criterion and see what happens. Let us see what people think when we ask them about the fastest way to travel to reach Mumbai from Delhi. Given the criterion of speed, people agree that a flight is the quickest way to travel from Delhi to Mumbai. Thus, we see that it is easier to compare things when we compare them using a particular criterion or characteristic. People also have different opinions when comparing national development in different countries. For example, a person in the USA may think that his country is more developed based on the criteria of wealth and industrialization. However, a person from India may think her country is more developed based on the criteria of ancient traditions and cultural heritage. No criterion is more important than another. However, we need a globally accepted criterion to compare development in different countries. And that criterion is money or national income. More income allows people to buy more of the things they require for their development. Therefore, countries with more income are considered more developed than other countries that have less income. The income of a country is the sum of the incomes of its entire population. Different countries of the world have different populations. Thus, a country A with a large population and low incomes may have a greater total income than a country B with a small population and higher incomes. Though, in reality, the people in country B may be more prosperous than the people in country A. Thus, total income is not a reliable criterion to compare national development. The more reliable criterion for comparing national development is the average income given by the total income of a country divided by its population. The average income of a country is also known as its per capita income. The World Bank published a World Development Report in 2004 that classified countries with a per capita income of more than 4,53,000 rupees as rich countries or developed countries, and countries with a per capita income of 37,000 rupees or less as low-income countries. India, with a per capita income of 28,000 rupees per annum, was in the category of low-income countries. Consider a country A with a population of 5 people who have similar incomes. The average per capita income for country A is 8,420. Now, consider a country B with a population of 5 people, where one person has a much higher income than the other 4. The average per capita income for country B is also 8,420.
Note that the large income disparity in country B is not reflected in its per capita or average income, which is the same as country A. In other words, country A has less inequality in the distribution of income than that of B, whereas country B has no equitable distribution of income and has rich and poor people. Hence, it can be said that per capita income as a criterion of development is not without limitations. As discussed before, people have many different developmental goals other than income. Similarly, several criteria other than per capita income are used to evaluate the economic development in different countries or different states in India. Let's take an example. Here's a graph that shows the per capita income in 3 states of India. Punjab, with the highest per capita income, may be considered the most developed state in this group. Now, let us use some other criteria to compare the development वीडियो में पुराना डेटा यूज कर रखा है, आप अपना लेटेस्ट एनसीईआरटी वाला डेटा फॉलो करना in these states. This graph shows comparative figures of infant mortality rate, or the number of children that die before the age of 1 per 1,000 live births in a year. The infant mortality rate is the lowest in Kerala. This indicates better medical and childcare facilities. Thus, based on this criterion, Kerala appears more developed than Punjab. Next, let us compare the literacy rates, or the percentage of population above the age of 7 that is literate in these states. Kerala has the highest literacy rate. Thus, based on this criterion, it appears more developed than Punjab. Did you know the district with the highest literacy rate in India is Aizawl in Mizoram, and the district with the lowest literacy rate is Dantewada in the state of Chhattisgarh? Let us also compare the net attendance ratio, or the percentage of children in the age group of 6 to 10 years who attend school in these states. Kerala has the highest net attendance ratio. Thus, based on this criterion also, it appears more developed than Punjab. Thus, we see that while Punjab has the highest per capita income, Kerala is more developed in terms of other criteria like the infant mortality rate, literacy rate, and net attendance ratio. This brings us to the conclusion that higher income alone cannot bring about development. Hence, besides employment opportunities to generate more income, a community also needs public facilities for education and training, affordable healthcare, and provision for adequate food and nutrition for development. An interesting do-it-yourself way to find your health status is to find your body mass index. To calculate your body mass index, first measure your weight in kilograms. Suppose your weight is 45 kilograms. Next, measure your height in meters. Suppose your height is 150 centimeters or 1.5 meters. Your body mass index is equal to your weight in kilograms divided by the square of your height in meters. Thus, with these figures, your body mass index will be 20. You can find your current health status by referring to the BMI indicator table shown here. The United Nations Development Programme periodically publishes a Human Development Report that compares different countries on several criteria like per capita income, literacy, and health status.
According to the 2004 Human Development Report, the per capita income in Sri Lanka was higher than in India and its other neighboring countries. Sri Lanka is ahead of India in other developmental criteria also, like life expectancy, literacy rate, and gross enrollment ratio of children in school. UNDP also prepares a list of countries based on their Human Development Index. A higher rank on the Human Development Index list indicates less development and poorer quality of life. As you can see, Sri Lanka is way above India on the Human Development Index list. Did you know? In the UNDP's Human Development Report 2008-2009, India's Human Development Index rank has come further down to 134. Note that countries like Nepal and Bangladesh, with far less per capita income than India, are not far behind us in life expectancy and gross enrollment ratio. This emphasizes the need for us to improve our performance on other criteria of development besides income. Availability of resources and an idea for the productive use of the available resources leads to development. As more and more development happens, more and more resources get used up. Let us understand this through a few examples. Increase in cultivation is an indicator of development. However, as cultivation increases, more and more resources like groundwater get used up. Increase in industrialization also indicates development. However, increase in the number of industries leads to increased use of natural resources like ores and minerals. Similarly, increase in the number of personal and commercial vehicles is also part of development. However, increase in the number of vehicles is leading to more demand for fuel and thus faster depletion of limited petroleum resources. The resources used for development may be renewable resources like groundwater or non-renewable resources like ores and minerals, including petroleum. We have limited stocks of non-renewable resources that are lost forever once used. The charts here show the available stocks of crude oil and the number of years they will last at their present rate of usage. This brings us to the question, how will we continue with industrial and transport development when we have no minerals and petroleum left? Renewable resources like groundwater get replenished by nature over a period of time. However, if we use groundwater faster than what nature can restore, we run the risk of facing a scarcity of groundwater. Here are some worrisome facts about the overuse of groundwater in India, especially in the agricultural regions of Punjab, Western Uttar Pradesh, and the coastal plains, and rapidly expanding urban areas. Did you know groundwater makes up for more than 95% of all the unfrozen fresh water available on the earth? Thus, if groundwater becomes scarce, there will be a severe shortage of water for our personal, agricultural, and industrial use. If development continues at its present pace, there may be a time in future when we may run out of resources, leading to a situation where no more development will be possible. This is where the concept of sustainability of development comes in. Sustainability of development involves finding ways for continuous development without the risk of running out of resources or causing irreparable damage to the environment. Sustainability of development involves more efficient use of our existing resources, exploration to find fresh reserves of resources,
and coming up with innovative ideas and technology to use new resources in place of conventional ones. Sustainability of development is now a global. तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।